नमस्कार साथियों, इस वक्त हम हैं अमरोहा में। अमरोहा पहले मुरादाबाद ज़िले में आता था, लेकिन मायावती ने इसको ज़िला बनाया अपने कार्यकाल में अंतिम, और इसका नाम रखा ज्योतिबा फुले नगर। अमरोहा में आने से पहले इस तरह से मैं गुज़र रहा था तो मुझे एक आगरा से फ़ोन आया। डॉक्टर अशोक, जो एक्स सीएमओ हैं, बामसेफ के बहुत पुराने आदमी हैं, उन्होंने मुझे एक नाम बताया, नवेद अयाज, कि मैं कहीं किसी टीवी चैनल पे देख रहा था, कहीं देख रहा था। नवेद अयाज बहुजन राजनीति के बारे में उनकी बड़ी जानकारी है, बहुजन राजनीति पे बहुत उनकी पकड़ है, समझ है, युवा हैं, नौजवान हैं। तो मैंने तलाश किया, मेरे साथ खड़े हैं नवेद अयाज साहब। नवेद अयाज साहब, आप बहुजन पॉलिटिक्स के बारे में इतना कैसे जानते हैं कि एक आगरा से मेरे पास फ़ोन आता है आपके नाम को लेके? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब मैं छात्र हुआ करता था तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में हुआ करती थी, और मैंने जीवन का पहला चुनाव सक्रिय रूप से छात्र रहते बिना बसपा ज्वाइन किए बहुजन समाज पार्टी को लड़ाया। अच्छा। उसके बाद बहुत से ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली और लखनऊ साहब काशीराम जी से या बहन जी पर विश्वास रखते थे या बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेकर चलते थे, उन लोगों के कहते हैं कि सोहबत में आने से, उन लोगों के विचारों को समझने से, उनकी किताबों को पढ़ने से मुझे असल में समझ आया कि भारत के अंदर अम्बेडकरवाद की क्या महत्व है और क्यों ज़रूरी है। तो ये आपकी शुरुआत थी छात्र राजनीति की। आपके बारे में मैंने थोड़ा मोड़ा पता किया है कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपके परिवार में विधायक रहे हैं, और एक बार नहीं, दो बार विधायक रहे हैं। 4 बार है। 4 बार विधायक रहे हैं। अब से 4 बार आपके परिवार से विधायक थे, आपके चचा गालिबन बड़े अब्बा, और वो चौधरी चरण सिंह, उसके बाद क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी, जनता दल, विश्वास प्रताप सिंह बसपा में भी रहे, और बहुजन समाज पार्टी, ये उनका सफ़र था। तो आपने राजनीति के लिए जब सक्रिय राजनीति में आए, छात्र राजनीति के बाद, छात्र राजनीति में आप लड़े नहीं, आपने लड़ाया, सक्रिय राजनीति में आने के बाद आपने बहुजन समाज पार्टी को चुना और बाकायदा उसमें शामिल हुए आप? जी, मेरा बहुजन समाज पार्टी के साथ जो बाकायदा सफ़र शुरू हुआ वो 2013 के आखिर से हुआ, और सक्रिय रूप में 2014 का चुनाव मैंने बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा का लड़ाया। उनको आपके अमरोहा सांसद दानिश अली को? नहीं, वो 2019 में यहाँ प्रत्याशी रहे, उनके चुनाव में भी अहम भूमिका रही। हाँ। और सक्रिय रूप से कार्यकर्ताओं का एक अच्छा जोश और जुनून के साथ एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करके उनको एक बहन जी के कार्यकर्ताओं के रूप में एक बड़ा समर्थन देकर उनके चुनाव में भी एक बड़ी भागीदारी रही। उसके बाद आपसे संगठन के लोगों ने आपको देखा, आपकी जो गंभीरता है, आपका काम करने का तरीका है, आपका लोगों को जोड़ने का जो तरीका है, और आपकी नौजवान होने की वजह से आपका सोशल जस्टिस या काशीराम के मूवमेंट के प्रति आपका समर्पण या उसकी जानकारी के प्रति, फिर आपको विधानसभा चुनाव लड़ने का बसपा से ऑफर आ गया। जी, मुझे बहन जी से मिलने का मौका मिला और बहन जी ने मुझ पर विश्वास जताया, और 2022 में मैं अमरोहा विधानसभा से प्रत्याशी रहा। अच्छा। और उन परिस्थितियों में प्रत्याशी रहा कि जब मुझे बहुत कम समय मिला, 28-29 दिन, 30 दिन पहले मेरा टिकट हुआ, जिसमें 6-7 दिन मेरे नॉमिनेशन में भी गए, और मैं कुल 20-22 दिन का इलेक्शन लड़ पाया। उसमें भी मुझे अच्छा दलित समाज और मुस्लिम समाज का समर्थन मिला। लगभग 18,000 के आसपास मुझे मुस्लिम उन्हें समर्थन दिया अपना, और 17-18 हज़ार ही मुझे एससी वोट ने अपना प्यार दिया। उस इलेक्शन में जो एक तरफ से ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का इलेक्शन है, आ रहे हैं, अखिलेश का नारा था, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का अलायंस था, ओम प्रकाश राजभर भी उसमें शामिल थे, पल्लवी पटेल भी उसमें शामिल थी, स्वयं प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान से लेकर तमाम लोग, इमरान मसूद तक उसी गठबंधन के लिए काम कर रहे थे या उस पार्टी में जा चुके थे शामिल होकर या बाहर से। ऐसी हालत में भी आपने अमरोहा में मुस्लिम कैंडिडेट होते हुए भी इतना अच्छा रिस्पांस दिया, जिसमें आपको मुस्लिम वोट भी मिला, शेड्यूल कास्ट भी मिला। आपको क्या लगता है 27 और 22 में कुछ फ़र्क है? 27 और 22 में कुछ फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा। उस वक्त शायद वोटर एक इस स्थिति में था कि भ्रम की स्थिति में था, प्रचार प्रसार में
दो पार्टियों के ज़्यादा उलझ गया था। और आज की स्थिति यह है कि वो मंथन कर रहा है कि आखिर वो लगातार समाजवादी पार्टी को वोट करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं उतार पा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने से क्यों नहीं रोक पा रहा है। तो ये मंथन और ये पशोपेश जो उसके बीच में वोटर के है, उसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उसके जहन में है और उसकी ज़बान की चर्चा में है। और वो चाहता है कि वो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, जो कहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मैं ये मानता हूँ कि शायद 25% के आसपास है, कोई सीट ऐसी नहीं है जहाँ वो अपने कैंडिडेट को 25,000, 30,000, 40,000 या 50,000 की सपोर्ट ना कर सके। और यहाँ सीटें 80,000 पे, 70,000 पे, 90,000 पे इजीली जीती जा सकती हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा हिस्सा है उत्तर प्रदेश स्टेट का जहाँ अगर बहुजन समाज पार्टी और माइनॉरिटी और प्रत्याशी जो भी लड़ें, जैसे गुर्जर समाज से या जाट समाज से, ब्राह्मण समाज से, माली समाज से, सैनी समाज से, सैनी समाज का तो बहन जी बहुत सम्मान पश्चिम उत्तर प्रदेश में किया भी है। कई उनके मिनिस्टर, कोई MLC, एजुकेशन मिनिस्टर, उनके सांसद बहन जी ने बनाए भी हैं। तो ये वो समाज है कि जो बहन जी के नाम पर इकट्ठा हो जाएं, तो सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी को 100+ के आंकड़े से पार ले जा सकता है। ये जो आप कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद क्या है, जैसे आपने कहा कि अब वो मंथन कर रहा है। पहले आप जब 2022 में इलेक्शन लड़ रहे थे या उसके बाद इलेक्शन के बाद 24 का इलेक्शन आया, तब जो मुसलमानों का एक रुझान था, उसकी चर्चा थी, उसमें बसपा के लिए क्या वो नेगेटिव अप्रोच रखता था, उसके खिलाफ बात करता था, उसको बीजेपी की बी टीम मानता था या उन प्रोपेगेंडा में रहता था, और आज उसका उलट कह रहा है कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है, उसके साथ जाने पे जीत सकती है। ये कहना चाहते हैं आप? देखिए बहन जी एक शब्द बोलती है मनुवाद, और मनुवाद का दखल मीडिया में भी है। और बहन जी को कमज़ोर दिखाकर उनकी चुनावी रणनीति शुरू होती है। 24 में उन्होंने इस तरह का भ्रम पैदा किया, इस तरह का प्रचार किया कि जैसे बहुजन समाज पार्टी मुकाबले में नहीं है। तो लोग इस स्थिति में आ गए कि शायद वोट संगठित रूप में जो है वो किसी एक को दे दिया जाए, और उन्हें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को रोकना था, उसके 400+ नारे को रोकना था, तो उस पर बहुत सारा वोटर कन्फ्यूज़न की स्थिति में BSP के साथ रुक नहीं पाया। लेकिन उसने कभी BSP से खुद को जुदा नहीं किया। वो आज फिर बसपा के साथ पूरी ताकत से लौटा है और विचार करके लौटा है कि जब इतनी ताकत लगाने के बाद भी सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को नहीं रोका जा सकता, तो उत्तर प्रदेश में बदलाव कैसे मुमकिन है। ये असल में उसके मंथन की वजह है। तो आपको क्या लगता है 2027 आप होंगे मैदान में? मेरा प्रयास है, मैं इस बारे में पार्टी और बहन जी तक अपनी बात भी पहुंचाऊंगा। अगर वो मेरे बारे में मंथन करेंगी, मुझे मौका देंगी, तो मैं बसपा का एक कार्यकर्ता हूं। मेरी एक अच्छी तैयारी है और पूरी मैथमेटिकल तरीके से तैयारी है, और मैं एक जन समर्थन का चुनाव लड़ने पे विश्वास रखता हूं। और मैंने एक जनता के चुनाव को बनाने के लिए ही अमरोहा में प्रयास किए हैं, जिसके नतीजे मेरे बिना भी मेरे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, मेरी गलियों में, मेरे शहर के मोहल्लों में जाके अगर आप मंथन करेंगे तो वहाँ किसी तीसरे प्रत्याशी का आज जिक्र नहीं है। या तो समाजवादी प्रत्याशी के हटाने की बात होती है, बदलने की बात होती है, या मुकाबले की बात होती है, तो वो बसपा के साथ उसको जोड़ा जाता है। और बसपा के साथ हम नवेद आयात जो पूर्व प्रत्याशी ये आपके जो सपा प्रत्याशी हैं महबूब अली, कितनी बार से MLA हैं? ये अमरोहा सीट से 5 बार के MLA हैं। इनसे पहले हमारा ही परिवार 4 बार MLA हुआ करता था। अच्छा, तो क्या उनकी जो सियासी ज़मीन है दरकती हुई दिखाई दे रही है? जैसा आप करेंगे, यहाँ दो ही चर्चा है कि या तो पुराने विधायक को हराना है और बसपा के विधायक को जिताना है। ऐसा क्या दरक गई है वो ज़मीन? बिल्कुल, उसके बहुत सारे कारण हैं। जब कहीं की जनता बहुत लंबा वक्त किसी को देती है तो वो उसका मंथन भी करती है। मैथमेटिकल अमरोहा एक ऐसा शहर है, तारीख़ी शहर है, तो उसने ये देखा है कि वहाँ के कुछ उद्योग हुआ करते थे, जैसे कॉटन का उद्योग हुआ करता था जो पानीपत और सोनीपत शिफ्ट हो गया। वहाँ एक बुनकरों का उद्योग हुआ करता था, जो चादरें वगैरह, खड्डियाँ वगैरह अमरोहा के कारीगर बनारस और दूसरे जनपदों में और देश के दूसरे हिस्सों में भी जाते हैं जी। तो वो सब व्यापार हों
या रोज़गार के मामलात के कुछ मुद्दे हों, जी जैसे नौजवान हैं, अगर उसको अमरोहा में रोज़गार की तलाश है कि वो कहीं 25-50 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए कोई अपना ऑप्शन ढूंढना चाहे, तो अमरोहा विधानसभा के अंदर ये चीज़ें उसके लिए नहीं हैं। वो दिल्ली जाता है, जयपुर जाता है, बम्बई जाता है, लखनऊ जाता है, लेकिन अमरोहा में उसको मायूसी मिलती है। और एजुकेशन के मामले में अमरोहा बहुत पिछड़ा है। सरकारी स्कूलों की बर्बादी बहुत हुई है। वफ़ की संपत्तियां जो हुआ करती थी अमरोहा में, जो कब्रिस्तान हुआ करते थे, पिछले 20-25 साल में उन्हें बहुत भारी तादाद में बेचा गया है। और उस बेचने में किन लोगों का हाथ है, ये शहर की बड़ी चर्चा रहती है। तमाम ऐसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे के इश्यूज़ रहे हैं जो उनके रहते बार बार उग्र हुए हैं। तो बहुत सारे सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान है। तो वो सब चीज़ें इस तरह की बनकर आ रही हैं कि 25 साल के बाद भी अगर खाली हाथ है तो क्यों ना नए दौर में नई सोच को मौका दिया जाए। तवेद भाई, आप रामपुर से सिर्फ शायद 40 किलोमीटर दूर हैं। जी, आपने शिक्षा की बात की। रामपुर की यूनिवर्सिटी पर एक आफत आने वाली है जो दिखाई दे रही है डीएम के ऑर्डर्स के बाद। समाजवादी पार्टी का वहाँ से एमपी भी है, मौलाना भी हैं। मैं परसों से, हालांकि पूजा सिंह ने इसी राजपथ पर एक वीडियो इसको लेके किया, बड़ा तफसीली वीडियो किया। समाजवादी पार्टी के किसी मुस्लिम लीडर का, यहाँ के एमएलए समेत, कोई बयान उसको लेके नहीं आ रहा है। और एक ने बहुत अच्छी बात लिखी, किसी ने एक्स पे, मैं अभी पढ़ रहा था, कि अगर समाजवादी पार्टी के 111 एमएलए और 37 एमपी रामपुर में आके उस यूनिवर्सिटी के सामने बैठ जाएं तो वो यूनिवर्सिटी कभी नहीं गिरेगी। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? समाजवादी पार्टी इसमें क्यों नहीं एक्टिव हो रही है? मुस्लिम लीडर समाजवादी पार्टी के, क्या उनको इस बात का डर नहीं है कि हमारी आवाम, हमारी कौम, जो लोग भी इस तालीमी इदारे से या मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से मोहब्बत रखते हैं, आज़म ज़र रखें या ना रखें, उनको इस बात का डर और तकलीफ तो है कि इस पर कोई नहीं बोल रहा? देखिए, जिसने भी कहा है अच्छी बात कही है। हमारे जीते हुए नुमाइंदे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उन्हें हमारे मुद्दों पर बात करने के लिए ही चुना जाता है। हमारे मुद्दों पर उनकी सक्रियता के लिए ही चुना जाता है। और इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? किसी यूनिवर्सिटी को हिंदू मुसलमान के पैमाने पर तो तोला नहीं जा सकता। यूनिवर्सिटी का नाम किसी धार्मिक शख्स के नाम पर नहीं, बल्कि देश की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले एक स्वतंत्र सेनानी के नाम पर है। और वो विश्वविद्यालय है जो रामपुर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिंदू मुसलमान को मेडिकल की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा, तमाम हाईटेक शिक्षाओं को देने के लिए बनाया गया। अगर आप आज़म खान साहब के लिए नहीं बोले, लोग समझ रहे हैं, और आप अगर आज उनके बनाए हुए उस विश्वविद्यालय के लिए भी नहीं बोलेंगे, आपके वो विधायक और वो चुने हुए सांसद रामपुर तक किसी धरने और प्रदर्शन के लिए नहीं आ सकते। बल्कि मैं कहता हूँ कि जिस आज़म खान ने मुलायम सिंह जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश यादव जी को भी 1 बार मुख्यमंत्री बनाया और आज उन्हें इतने बड़े वजूद तक पहुँचाया, अगर उन आज़म खान के लिए भी वक्त नहीं है तो फिर आज़म खान की कौम या माइनॉरिटी या मुसलमान या दलित या कोई उनसे वफादारी की उम्मीद क्या करेगा? वहाँ से जीते हुए मौलाना जो सांसद हैं, अभी उनका कोई ट्वीट नहीं है, उनका कोई दौरा नहीं है। शायद उन्हें एक साजिश के तहत माननीय अखिलेश जी ने मौलाना मोहिबुल्लाह जी को आज़म खान के ख़िलाफ़ प्लांट किया था, तो जो ड्यूटी की ने प्लान किया था वही वो ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि मौलाना की ज़बान समाजवादी पार्टी के मुखिया के इशारे पे बंद है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आज़म खान साहब के ख़िलाफ़ जितनी भी साजिशें हुई हैं उसमें समाजवादी परिवार बड़े पैमाने पर पर्दे के पीछे से शामिल है। उसका एक बड़ा सबूत ये है कि 2017 में समाजवादी की सरकार जाने के बाद आगरा में अखिलेश यादव जी की मौजूदगी में एक राष्ट्रीय अधिवेशन उनका हुआ था। उस भाषण को आज़म खान साहब का सुनिए और आज़म खान साहब कह रहे हैं कि मुझे सुबुगाहट है कि मेरे ख़िलाफ़ क्या साजिशें हो सकती हैं। आज़म खान साहब कह रहे हैं कि हमारे कातिलों को अपने घर के विवाह के प्रोग्रामों में बुलाया जा रहा है, हम उसे भी बर्दाश्त करते हैं और हम फिर भी आपको नेता मानते हैं। इशारा मोदी की तरफ था। तो किसके विवाह के प्रोग्राम में आए थे? बिल्कुल सही। तो आज़म खान साहब लगभग खुली किताब के तौर पर समाजवादी के किरदार को खोल चुके हैं। मजबूरियाँ कुछ भी हों, सियासत के मजबूरियाँ होती हैं। आज़म खान साहब का वो जुमला आज भी सियासत में मशहूर है कि मुलायम सिंह जी की धोती के नीचे आरएसएस का कच्चा है, कहा था उन्होंने रामपुर के इलेक्शन में कहा। आज़म खान एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर
समाजवादी पार्टी को बनाया। समाजवादी पार्टी को पास 20-22% वोट ले जाकर खड़ा किया। और मैं आज़म खान को जितना जानता हूँ, वो कभी हिंदू मुस्लिम पर यकीन नहीं रखते थे। हाँ, उनको विवादों में लाने की कोशिश की गई, मीडिया के ज़रिए उनकी चरित्र को हिंदू मुस्लिम से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अगर आप उनकी कार्यशैली देखेंगे, मेरे ज़िले के अंदर कई ऐसे प्रत्याशी हुआ करते थे जिनकी उन्होंने सिफारिश की। रुचि वीरा मुरादाबाद से सांसद हैं, जाट समाज से शायद वो संबंध रखती हैं। आज़म खान की ज़िद के कारण वो उनको टिकट दिया गया और आज वो सांसद हैं। हाँ, आसपास के जनपदों में जो पूर्व सांसद हैं उनको भी एमएलसी, उन्होंने चार्टर्स भेज के उनका एमएलसी का फॉर्म मंगवाया था, जो बाद में एमपी बने रामपुर के। कार्यशैली रही है, और एक इंसान को समझने की उसकी कार्यशैली का मंथन ही उसका इतिहास होता है। तो ओवरऑल रामपुर और उसके आसपास के जो मुस्लिम ज़िले हैं, जिसे मुस्लिम बाहुल कहा जाता है, और ये सच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा मुस्लिम दलित या मुस्लिम पिछड़े समीकरणों से बड़ी संख्या में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को विधायक देता रहा है। बहुजन समाज पार्टी की भी बहुमत की सरकार में इस हिस्से का बड़ा योगदान था। उससे पहले जब 1989 में बसपा के 13 विधायक जीते थे, तब भी 4 एमएलए इसी तरफ से जीत के गए थे, जिसमें एक शेख सुलेमान का नाम मुझे याद है, एक आपके मुरादाबाद के कोई विधायक थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, जो 89 में जीते थे। तो ये माना जाए कि आने वाले कल में होने वाले इलेक्शंस का मुद्दा यही है जो आप बयान कर रहे हैं। उसमें आज़म का उत्पीड़न है, उसमें क्षेत्र में का जो विकास नहीं हुआ है, ये विकास है। जो दलित मुस्लिम समीकरण है वो है। समाजवादी पार्टी का मुसलमानों के लिए जो वादे थे, उसमें ज़बान पर ताला खुद की भी लगाना और अपनी पार्टी के लोगों को भी चुप खामोश कर देना मुस्लिम इश्यूज़ पे, ये सारे मुद्दे बन रहे हैं। बिल्कुल ये मुद्दे बन रहे हैं, और ये भी एक मंथन की वजह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति को भलाया जाता है तो समाजवादी सेकंड नंबर पर चली जाती है और बीजेपी ऊपर आ जाती है। और वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जब मुकाबला बसपा बनाम भाजपा का होता है तो भाजपा तीसरे नंबर पर चली जाती है। पिछले चुनाव का आप इतिहास खोलेंगे, सभी चुनाव का आपको अंदाज़ा होगा। हाँ, मैंने इस पर एक वीडियो किया है कि कब जब बसपा मजबूत होती है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चली जाती है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश बहन जी से विशेष लगाव इसलिए भी रखता है कि बहन जी पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही हैं, और बहन जी की सक्रियता जब जब होती है तो पूरे प्रदेश में सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश का वोटर बहन जी का सरकार में आने का उनके राजनीतिक ताकत बनता है, और उनकी वोटों की सीटों की संख्या जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश से बड़ी बन जाती है। तो लोगों को इंतज़ार है बहुजन समाज पार्टी की आने वाले 2027 के चुनाव का और बहन जी का, और वो अभी से तैयारी में हैं। बुलंदशहर के मैंने कुछ टिकट देखे जो बहन जी ने बहुत ही मंथन के बाद दिए हैं। वो टिकट अपने आप में एक बड़ी जीत की तरफ जैसे सतबीर नगर जी, और भी टिकट हैं, जैसे शिकारपुर सीट का टिकट है, एक टिकट और हाल ही में होने जा रहा है एक ब्लॉक पर। जैसे आपके सहारनपुर में फिरोज आफ्ताब साहब एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में, जैसे झांसी में एक अशोक पांडे, जैसे जौनपुर में मुंगरा बादशाहपुर से विनोद मिश्रा। ये इस पे मैंने एक वीडियो, ब्राह्मण समाज भी बहन जी पर विश्वास करता है बहुत। ब्राह्मण समाज के बारे में तो मेरा असेसमेंट है, मैंने तमाम चैनल्स पे ये बात कही कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी को हरगिज़ वोट नहीं देगा। बहुजन समाज पार्टी को दे सकता है, और वो भी इसलिए कि उसका एक नारा है कि पत्थर रख लो छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। मतलब दिल पर पत्थर रख के आप हाथी पर मोहर लगा सकते हैं, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर साइकिल पर नहीं। असल में तो सियासत ब्राह्मण समाज सिखाता है, और वो बहुत ही एजुकेटेड समाज है, तो वो मैथमेटिक भी जानता है, और मैथमेटिकल वो जानता है कि जहाँ ब्राह्मण समाज की संख्या बहुत अच्छी है वहाँ बहन जी के समाज की संख्या भी बहुत अच्छी है, और जब वो दो समाज आते हैं तो तीसरे समाज के आने की संभावना बन जाती है, और वो फिर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के काम कर सकते हैं। समाजवादी के पास ऐसा नहीं है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो 50 से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं वहाँ सेकंड वोट जुटाना समाजवादी पार्टी के लिए कोई हिसाब ही नहीं बनता है। तो जो मैथमेटिकल है वो ब्राह्मण समाज पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से मंथन करके बीएसपी उसकी प्रथम पसंद बन जाता है, और वही 2027 में बनने भी जा रहा है। मुझे लगता है कि शायद बहुत अच्छी तादाद में ब्राह्मण समाज मुस्लिम और दलित के समर्थन से सदन में जीत के पहुंचेगा और बहन जी के हाथों को मजबूत करेगा। आपने सुना नवेद अयाज को, मैं भी तमाम लोगों से बात करता हूं, लेकिन इन नौजवान में मैंने जो देखा है, एनर्जेटिक हैं, ऊर्जा है इनके अंदर, और बहुत ही शालीन और सब्र।
ऐसे लोग भी बहुजन समाज पार्टी में हैं। इसके लिए मैंने इनसे बातचीत की कि लोग जाने उत्तर प्रदेश में पश्चिम से निकलकर एक नौजवान जो नवेद अयाज के नाम पे जाना जाता है, वो पूरे प्रदेश में लोग इनको देखकर जाने की बहुजन समाज पार्टी में इस तरह के नौजवान, वो मुस्लिम नौजवान जिनके घर में 4 बार विधानसभा विधायकी रही हो, वो नौजवान भी बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद भाई आपका राजपथ से बात करने के लिए। थैंक यू।